हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। एनटीपीसी के सेट नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत है। बच्चे, मैं साइंस का क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को और मेरा नाम शशांक शेखर है, जैसा कि आपको पता है, और रुक्मिणी पब्लिकेशन की ओर से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और ये देखिए क्वेश्चन सीधे चलते हैं 33 नंबर सवाल पर। ये देखिए 33 नंबर पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि CAD का असंक्षिप्त नाम क्या है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यहां देखिए बी नंबर आंसर होगा। CAD इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एडेड डिजाइन होता है बच्चे। और ध्यान में रखिएगा कि इसमें तरह तरह से कंप्यूटिंग डिजाइनिंग की जाती है। बच्चे, बहुत सारा वर्ड ऐसा होता है कंप्यूटर में जिसका फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जैसे रोम, रोम ये क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होगा। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी। जैसे आप अगर बात कर लें रैम का, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा। जैसे और भी देख लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे और भी देख लीजिए, जैसे सीपीयू होता है। तो बच्चे सीपीयू का मतलब क्या होगा, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। जैसे आईपी तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा, टीसीपी तो ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल होगा। फिर देखिए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो बच्चे ये सब जो है आपको फुल फॉर्म कंप्यूटर से संबंधित बातें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। और भी आप देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता, तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कंप्यूटर का, आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता किसको कहेंगे, तो याद रखें आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता वॉन न्यूमैन को कहा जाता है, वॉन न्यूमैन को। और याद रखना है कि इंटरनेट का जन्मदाता किसको कहते हैं, तो विंट सर्फ को। लेकिन इंटरनेट, पहला जो इंटरनेट आया था उसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो किनका था, तो लिक लाइडर का योगदान था। वर्तमान में जो आधुनिक, वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर चल रहा है उसके पिता किसको कहते हैं, तो सुपर कंप्यूटर का पिता कहते हैं बच्चे, याद रखिए, सिमन क्रे को। तो इस तरह के प्रश्न आपको बार बार कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहां देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमंडलीय तापन की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है। तो बच्चे ठीक है, भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग में, ग्लोबल वार्मिंग में यहां देख लीजिए ग्लोबल वार्मिंग ये क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं, ये क्या है, कौन सा प्रोसेस है। तो ये पृथ्वी है, आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या है, ये वायुमंडल है, ठीक है, डिफरेंट गैसेस इसमें पाए जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि सूर्य से जो ऊष्मीय विकिरण है वो पृथ्वी तक तो आ जाता है, लेकिन पृथ्वी चूंकि उसको अवशोषित कर लेता है और यहां तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ जाता है और ये ठीक वापस इसको परावर्तित, पृथ्वी द्वारा परावर्तित सौर विकिरणों को यह वापस ठीक है ऊपर नहीं जाने देता है, जिससे पुनः परावर्तित होकर यह पृथ्वी के वातावरण में ही आ जाता है और पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन बोलते हैं बच्चे। और इस वैश्विक तापन में सबसे बड़ा योगदान देता है कौन, तो जलवाष्प पहले नंबर पर। फिर इसके बाद कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद कौन, तो मीथेन गैस है बच्चे। उसके बाद कौन, तो याद रखिएगा, इसके बाद बोलते हैं नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड बोलिए, या नाइट्रस ऑक्साइड N2O बोल देते हैं। फिर देखिए क्या होगा, इसके बाद CFC गैस, इसके बाद कौन सा, मीथेन बोलते हैं। इसके बाद आ गया CFC के बाद आ जाएगा कौन सा, ओजोन, और अंत में आ जाएगा SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो सबसे अधिक योगदान कौन दे रहा है, तो जलवाष्प। उसके बाद दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे नंबर पर मीथेन, चौथे नंबर पर नाइट्रस ऑक्साइड, पांचवें नंबर पर CFC, छठे नंबर पर ओजोन, और सबसे अंतिम में आ गया कौन, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। लेकिन सबसे अधिक गर्म करने की क्षमता आपको किसमें पाई जाती है, तो SF6 में पाई जाती है। चूंकि इस ऑप्शन में जलवाष्प नहीं है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 22% उत्तरदायी है पृथ्वी को गर्म करने के लिए। कितना परसेंट, 20 से 22% उत्तरदायी है पृथ्वी को गर्म करने के लिए, याद रखिएगा बच्चे इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ठीक है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए, चलिए तो पीछे वाला क्वेश्चन था आपको,
नेट एस्केप नेविगेटर, यहां देखिए नेट एस्केप नेविगेटर एक क्या है। तो बच्चे जब भी नेट एस्केप नेविगेटर की बात हम लोग करते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि नेट एस्केप नेविगेटर है क्या। तो याद रखना है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या चित्रित, ठीक है, योजक संपर्क साधन, गलत बात है, प्रोग्रामिंग भाषा का क्रमादेशन भाषा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, तो ये है जो आपका वर्तमान समय में, ध्यान देना है आपको, ठीक है, वर्तमान समय में बहुत सारी बातें चल रही हैं, ठीक है। तो बच्चे नेविगेशन, नेट एस्केप नेविगेटर, ध्यान दीजिएगा, नेट एस्केप नेविगेटर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये होता क्या है, तो ये क्या है, एक प्रकार का, ध्यान दीजिएगा, वेब ब्राउजर या वेब पृष्ठ परिवर्तक होता है। वेब ब्राउजर या वेब पेज परिवर्तक होता है। अब जब भी वेब पेज की बात करेंगे बच्चे, ये देखिए वेब पेज, वेब पेज किसका बनता है, तो वेब पेज बनता है, आपको पता होगा, वेब पेज ये HTML का बनता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का बना होता है। और वेब पेज ये नेट एस्केप नेविगेटर ये है क्या, तो ये वेब ब्राउजर या वेब पृष्ठ परिवर्तक है। और ये वेब पेज किसका बना होता है, HTML। और प्रथम जो वेब पेज होता है किसी भी साइट का, उसको हम होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। जबकि यहां देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या चित्र तोप योजक संपर्क साधन, ये क्या होता है, तो आजकल जितना भी कंप्यूटर होता है वो GUI का उपयोग करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करेगा। प्रोसेसर क्या होता है, आपको पता है कि डाटा जो होता है, डाटा का प्रोसेसिंग करके हम जब इंफॉर्मेशन वहां से निकालते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहा जाता है। और कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, साधन है। वर्तमान समय में कंप्यूटर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट साधन है, जो क्या करता है कि प्रोसेसिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रोसेस्ड करता है, इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। और कंप्यूटर के मेमोरी की अगर बात करें तो रोम और रैम बहुत इंपॉर्टेंट है। रोम क्या होता है बच्चे, तो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब भी चर्चा करेंगे रोम की तो रीड ओनली मेमोरी जो होता है बच्चे, ध्यान में रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी ये किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये जो है ये परमानेंट मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, जो कभी चेंज नहीं होता है बच्चे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये आपके CPU में सेव्ड होगा, सिस्टम के बंद होने पर भी ये बरकरार रहेगा। लेकिन जब भी रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करेंगे तो दैट इज द वोलेटाइल मेमोरी होता है, जो क्या होगा, आपको वाष्पशील होगा, जो अपने आप उड़ जाएगा सिस्टम के बंद होते ही। तो बच्चे ध्यान में रखना है कि नेट एस्केप नेविगेटर क्या होता है, तो ये वेब पेज ब्राउजर, वेब ब्राउजर या वेब पृष्ठ परिवर्तक होता है। और प्रोग्रामिंग भाषा या क्रमादेश भाषा, ये देखिए प्रोग्रामिंग भाषा, आजकल क्या है कि बहुत सारा लैंग्वेजेस का यूज हम लोग करते हैं, जैसे C++, जैसे एंड्रॉयड में जावा का यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, एक तरह से प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका है। यहां देख लीजिए, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। क्योटो प्रोटोकॉल, ध्यान दीजिएगा जरा, क्योटो प्रोटोकॉल है क्या बच्चे, तो क्योटो प्रोटोकॉल है कि जापान में, ठीक है, जापान में आपको 1997 ईस्वी में क्योटो में क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ था जहां पर ग्रीन हाउस गैसों, ये देखिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक संधि की गई, उत्सर्जन को कम करने के लिए एक संधि की गई थी को, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। और याद रखिएगा कि मैं क्या बता रहा हूं कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या करना, विभिन्न रसायनों के उत्पादन को रोक लगाना। और ठीक है, यह संधि जो है, ये क्योटो प्रोटोकॉल, यह संधि कब लागू हुई, तो ये कब लागू हुई, तो याद रखिएगा कब लागू, तो ये 2005 में लागू हुआ। कब लागू हुआ, 2005 में लागू हुआ। मैं 4-5 संधि आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बच्चे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। फिर देखिए कार्टेजना प्रोटोकॉल, यह जो है, जो आपका जो हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा हम लोग कर रहे हैं, तो उसको रोकने से संबंधित एक है, जैव विविधता का संरक्षण से संबंधित है। फिर देखिए बार बार क्वेश्चन पूछेगा रामासर सम्मेलन किससे है, तो आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। तो पहला क्या मैंने बताया, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। दूसरा क्या मैंने बताया, तो
मैंने बताया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तीसरा मैंने क्या बताया कार्टेजियना प्रोटोकॉल, जैव विविधता संरक्षण, और याद रखिए रामसर सम्मेलन, आर्द्र भूमि के संरक्षण से यह संबंधित है बच्चे। तो इस तरह से प्रश्न आपको बार बार पूछे जाएंगे या पूछे जा रहे हैं वर्तमान में, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो यहां देखिए न्यू मेटाफोर्स, आप जानते हैं बच्चे क्या होता है? नहीं जानते होंगे, जरा मेरी बात को समझिएगा। ये क्या होता है कि बहुत सारे जगहों पर जब भूमि में क्या होगा कि नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी बच्चे, ये नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। बहुत सारे भूमि में या स्थान पर नाइट्रोजन की कमी, भूमि में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, भूमि में नाइट्रोजन कम हो जाता है। तो बच्चे ये क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी, तो ये क्या करेगा कि पौधा जो है बाहर निकल आएगा, पौधा की जड़ें, ये पौधा की जड़ें हैं, ठीक है, पौधे की जड़ें हैं, ये बाहर निकल के आ गया, और ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं, ये देखिए इस पर छिद्र बन जाएगा, ये छिद्र है बच्चे, छिद्र है, और इसी को बोलते हैं, इस छिद्र को ही न्यू मेटाफोर्स बोलते हैं, न्यू मेटाफोर्स कहा जाता है बच्चे। और इसका मुख्य कारक क्या है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना। श्वसन के लिए क्या करना? ऑक्सीजन प्रदान करना। पौधे को यह श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, लेकिन मेनली ये किस भूमि में होगा? तो जहां नाइट्रोजन की कमी होगी। जैसे आप ले लीजिए सुंदरी वन के पास में, सुंदरी वन के पास में देखिएगा जड़ बाहर निकला रहता है, और ये इस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसी छिद्र को हम न्यू मेटाफोर्स कहते हैं, जिसके द्वारा श्वसन के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से ध्वनि स्वर मान पिच को कौन निर्धारित करता है? तो पिच को कौन निर्धारित करता है? तो यह आवृत्ति निर्धारित करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिच। जब भी पिच की बात करेंगे तो ध्वनि, ध्यान दीजिए बच्चे, ध्वनि क्या होता है? या तो मोटा होगा या पतला होगा, या तो मोटा होगा या क्या होगा? पतला होगा। तो पतला जितना ध्वनि होगा उसकी आवृत्ति अधिक होगी, आवृत्ति क्या होगी? अधिक होगी, और ठीक है उसका पिच भी क्या होगा? अधिक होगा, पिच अधिक होगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि ध्वनि पतला तो आवृत्ति अधिक, पिच भी अधिक होगा, ठीक है। ये देखिए मोटा होगा तो ध्वनि क्या होगा? आपको आवृत्ति कम और पिच कम होगा, आवृत्ति कम पिच भी कम होगा, ठीक है, एकदम ध्यान में रखना इस बात को, पिच कम हो जाता है। तो ये ध्वनि जो है बच्चे, ठीक है, जैसे ले लीजिए मच्छर की ध्वनि, जैसे ले लीजिए स्त्रियों की ध्वनि, जैसे ले लीजिए बच्चों की ध्वनि, जैसे ले लीजिए ठीक है आपको स्त्रियों की ध्वनि, तो ये सब का ध्वनि क्या होता है? उसका तारत्व ठीक है अधिक होता है, आवृत्ति अधिक होगी, ध्वनि पतली होगी। और ठीक है आपको पुरुष की ध्वनि बात कर लेते हैं हम लोग, शेर का दहाड़ना, इसका ध्वनि का आवृत्ति क्या होता है? आपको आवृत्ति जो है वह कम होगा, पिच भी कम होगा, ध्वनि मोटा होगा। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है इन सब चीजों को। अब देखिए प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है। तरंगदैर्घ्य ये क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य होता है दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यानी तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। और एक ध्यान रखिएगा कि तरंग का वेग c बराबर होता है n इंटू लेमडा, n इंटू क्या होगा? लेमडा होगा। तरंग का वेग c बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य होता है। आवृत्ति गुना क्या होता है? तरंगदैर्घ्य होता है बच्चे, तो इसको याद रखनी चाहिए आपको, ठीक है। आयाम क्या होता है? तो ये देखिए तरंग का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन, ये माध्य स्थिति से जो महत्तम विस्थापन होगा उसे ही हम आयाम कहते हैं। तो इसको एकदम ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपका, से देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का क्या नाम होता है? तो ये जनरली बच्चे ब्लीचिंग पाउडर होता है। ये देखिए CaOCl2, इसका प्रयोग हम लोग ये ब्लीचिंग पाउडर में करते हैं। यानी आपको क्या करने में? पानी की सफाई में, पानी की सफाई में आजकल जितना भी महानगर में पानी की सफाई में सब जगह क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग करते हैं। किसकी सफाई में? तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग पानी की सफाई में करेंगे। यहां पर 3-4 चीजें हैं, जरा देखिए बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों में डिफरेंस है बच्चे। तो बेकिंग सोडा अगर बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। लेकिन अगर बेकिंग पाउडर की बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो होगा ही होगा, साथ में टार्टरिक अम्ल भी होगा। टार्टरिक अम्ल को यूज कर दीजिए, इसको हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं। और घरेलू उपयोग में इसका उपयोग हम लोग खूब अधिक किया जाता है। यहां देख लीजिए धोने का सोडा, तो ये धोने का सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होगा Na2CO3
इंटू 10H2O होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O होगा बच्चे। तो याद रखना है सोडियम कार्बोनेट। तो एक तरफ से देख लीजिए ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, बेकिंग पाउडर तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल, बेकिंग सोडा सीधा सीधी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और धोने का सोडा या धोबन सोडा क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट होता है, यानी 10 अणु उसमें जल का होगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समान तत्वों के समूह की समान विशेषता क्या होती है। तो बच्चे ये देखिए समान तत्व क्या है, ये देखिए यहां पर क्या होगा कि वर्ग के विषय में चर्चा कर रहा हूं। समूह मतलब क्या होता है, वर्ग होता है। पहले देख लेते हैं कि वर्ग या समूह होगा। तो वर्ग का मतलब क्या हुआ, वर्ग का मतलब होता है, ठीक है, आपको वर्टिकल जो सारणी होती है उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे, और जो क्षैतिज होता है उसे हम आवर्त या पीरियड कहते हैं। क्षैतिज जो होगा उसको क्या बोलेंगे, इस तरह का जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलेंगे। जो वर्टिकल होगा उसको हम वर्ग कहते हैं। बच्चे ध्यान में रखना है, वर्ग में, ठीक है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा समान होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो, तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ले लीजिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। बच्चे ध्यान दीजिए, इसका क्या हुआ 2 1, इसका क्या हो गया 2 8 1, ठीक है, इसका क्या होगा 2 8 8 और क्या हुआ 1 हो गया। सबके अंतिम कक्षा में देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आवर्त सारणी में, समूह में या वर्ग में या ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन समान होता है, यानी वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, समान होगा बच्चे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर होगा। लेकिन थोड़ी सी बातें और आपको आवर्त सारणी में जाननी चाहिए, जो बार बार क्वेश्चन पूछता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित, तो मोसले के दिए गए नियमों पर आधारित है, एक चीज हो गई। दूसरा चीज क्या होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग, तो 18 वर्ग। कितनी, ठीक है, कितने उसमें आपको आवर्त है, तो 7 आवर्त है। और जब भी 7 आवर्त की बात करेंगे तो पहले आवर्त में कितना तत्व, तो 2 तत्व होता है बच्चे, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे में कितना, तो 8 तत्व। तीसरे में कितना, 8 तत्व। चौथे में कितना, तो बच्चे 18 तत्व होता। पांचवें में कितना, 18। छठे में कितना, 32 तत्व हो गया। सातवां में कितना होगा, तो अभी अधूरा है बच्चे, क्या है, अधूरा है। तो ये पहला वर्ग में 2 तत्व, इसको अति लघु, ठीक है, लघु आवर्त कहते हैं। दूसरा में पहला, ठीक है, पहला लघु आवर्त बोलेंगे, तीसरा को दूसरा लघु आवर्त बोलेंगे, चौथे को, ठीक है, पहला दीर्घ आवर्त बोलेंगे, पांचवें को दूसरा दीर्घ आवर्त बोलेंगे, छठे को अति दीर्घ आवर्त बोलते हैं, और सातवां क्या होगा, अधूरा होगा बच्चे। सातवां भी अधूरा है। तो बच्चे, ठीक है, दूसरे और तीसरे में कितने तत्व, तो 8 तत्व। चौथे और पांचवें में 18 तत्व। छठे में कितना, 32 तत्व। सबसे बड़ा आवर्त कौन, अति दीर्घ आवर्त कौन कहलाएगा, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड कौन कहलाएगा, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड कहलाएगा कौन, तो आपको छठा आवर्त। और यहीं से छठा और सातवें आवर्त से 14 तत्वों को हम आवर्त सारणी के नीचे रख देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स कहते हैं। तो याद रखना है इसको। चलिए देखते हैं आगे। यहां देख लीजिए, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्वियोली संबंधित है। बच्चे एल्वियोली आप देखते होंगे, ये आपका फेफड़ा है। फेफड़ा देखें, यहां देखिएगा संरचना फेफड़ा को, फेफड़ा का संरचना। तो क्या होगा कि इसके अंदर देखिए इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो ये क्या होगा कि फेफड़े में एल्वियोली ऑक्सीजन, फेफड़े में एल्वियोली क्या करेगा, एल्वियोली ध्यान दीजिएगा, एल्वियोली ये क्या करता है, तो एल्वियोली ऑक्सीजन, एल्वियोली ऑक्सीजन किसमें, रक्त में घोलता है, रक्त में घोलता है, और वहां से कहां भेजेगा, घोलता है, और वहां से भेजता है कहां पर, ये भेज देगा हृदय को, और हृदय क्या करेगा, पूरे शरीर में पंपिंग कर देगा। किसका, तो पंपिंग कर देगा, किसका, तो ब्लड का पूरे शरीर में क्या कर देता है, तो पंपिंग यह कर देता है। तो बच्चे किसमें है, तो ये श्वसन प्रणाली में, क्योंकि ऑक्सीजन से रिलेटेड है, ऑक्सीजन को मिश्रित करने का कार्य कर रहा है, इसलिए श्वसन प्रणाली होगा। उत्सर्जन प्रणाली आपको पता है, शरीर से जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको बाहर निकाल देना, उत्सर्जी, ठीक है, उत्सर्जी अंग होते हैं, उत्सर्जन प्रणाली होता है वो सारा, जैसे ब्रिक आपका उत्सर्जी अंग है, ठीक है। नेफ्रॉन क्या होगा, नेफ्रॉन वो क्या होगा, उत्सर्जी अंग का पार्ट होगा। अब हम बात करते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण प्रणाली यानी रक्त का पूरे शरीर में प्रवाह, ठीक है, रक्त का पूरे शरीर में प्रवाह। और परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले बताया था विलियम हॉर्बे ने। किसने बताया था, विलियम हॉर्बे ने आपका सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, विलियम हॉर्बे ने यह सिद्धांत दिया था। जनन प्रणाली यानी, ठीक है, देखिएगा कि पूरा जो आपके पृथ्वी पर जो
अपने संख्या में वृद्धि करना, वो क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है बच्चे। चलिए, प्रजनन प्रणाली कहलाएगा, उसके अंतर्गत जितने भी अंग आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये तो करा दिए होंगे सर। यहां देखिए, मानव शरीर में पसलियां कितने जोड़े होती हैं? यहां पसलियों की बात कर रहे हैं बच्चे, तो पसलियां जोड़े में बात कर रहे हैं। तो ये आपको पता होगा कि ये छाती देख रहे हैं, ये छाती होता है, इस तरह से छाती का संरचना है, ठीक है भाई। तो इसमें क्या होगा, दोनों तरफ देखिएगा, बीच में ये है, ठीक है, और इसको स्टर्नम बोलते हैं। ये देखिए यहां से क्या होगा, पसली। तो ये कुल मिला के 24 होता है। कितना होगा? 24 होगा। और जोड़ा में अगर बात करें, कुल कितना होता है? 24 होगा। 24 जोड़े में बात करें तो 12 जोड़ा होगा। कितना जोड़ा होगा? 12 जोड़ा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 जोड़ा होगा। मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होंगे। बच्चे मेरी बात समझिएगा जरा, ठीक है। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां? तो 206 हड्डी। मनुष्य का शरीर जो हड्डी होता है वो किस प्रोटीन के द्वारा बना होता है? तो ओसीन प्रोटीन के द्वारा बना होता है। मनुष्य के शरीर का जो हड्डी होता है बच्चे, वो किसका बना होता है? तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होगा, CA3PO4 हॉल 2 का बना होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? तो बड़ी हड्डी होगा फीमर होता है बच्चे। क्या होगा? बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। और सबसे छोटा हड्डी कौन होगा? तो कान की हड्डी होता है स्टेप्स। और फीमर कहां पाया जाता है? तो जांघ में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक हड्डी कहां होता है? तो अंगुलियों में होता है। याद रखिएगा, अंगुलियों में होगा। हाँ, ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। तो कुल मिला के अगर बोलेगा कि ये जो आपका सर है ये कितने तो हड्डियों से बना हुआ है, तो पूरा पूरा जो ये ठीक है स्कल है, स्कल 29 बोन से बना होता है बच्चे। 3 3 6, ठीक है, 3 3 6, 3 ठो इकान, 3 ठो इकान, 6 कट हो गया, 8 हो गया कौन सा? तो ऊपर वाला जो ये है, ठीक है, 14 ठो क्या हो गया? फेस हो गया, और 1 हो गया व्हाइट जो संरचना होती है। तो ध्यान में रखिएगा, कुल मिला के कितना हो गया? पूरा स्कल 29 हड्डियों का बना होता है। तो मनुष्य का शरीर कितनी हड्डियों का बना हुआ? तो 206 हड्डियों का बना होता है। तो ये याद रखनी चाहिए आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क होगा? बच्चे मैं बार बार आपको बताता हूं कि लोहे के 3 अयस्क, माने 4 अयस्क। पहला मोहल से, याद रखिएगा, महल से, महल से, महल से, मौ से हो गया मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ये देखिए मैग्नेटाइट क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है Fe3O4। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसका फॉर्मूला भी पूछेगा। दूसरा हो गया हेमेटाइट, हेमेटाइट, याद रखिएगा, ये क्या हो गया? Fe2O3, ठीक है, Fe2O3। तीसरा क्या हो गया? लिमोनाइट, लिमोनाइट, ये क्या होगा बच्चे? लिमोनाइट। ये देखिए ये होता है Fe, ठीक है, 2O3 इंटू 2S2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सीडेराइट, तो सीडेराइट, सीडेराइट, ये क्या होगा बच्चे? तो ये होगा FeCO3। तो बच्चे कितने? तो लोहा, तो यहां देख लीजिए जरा, तो डोलोमाइट गलत बात है, ठीक है, सेंधा नमक गलत बात है, ठीक है, लोहा उल्का, ठीक है, गैलेना, तो गैलेना क्या हो गया? ये हो जाएगा। गैलेना क्या होगा? आपको लेड का अयस्क है। किसका अयस्क है? लेड का, PbS बोलते हैं। तो लोहा उल्का ही होगा, लोहा उल्का होगा। क्या होगा? लोहा उल्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा उल्का हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए जरा इसको देखिए, डोलोमाइट क्या होता है बच्चे? तो डोलोमाइट क्या होता है? ये कैल्शियम का अयस्क होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का, CaCO3 इंटू MgCO3 इसका फॉर्मूला हो गया। सेंधा नमक या नमक, सोडियम क्लोराइड होता है नमक का, यानी सोडियम का ये होगा, ठीक है। गैलेना मैंने बता दिया, लेड होता है, ठीक है, लेड का अयस्क है, PbS बोलते हैं इसको। देखिए कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देख लीजिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो बच्चे जब भी एक कोशिकीय जीव की बात करेंगे तो एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करेगा? तो इसका क्या होगा बच्चे? तो इसका कोशिका विभाजन हो जाता है, डायरेक्ट कोशिका विभाजन होगा। जैसे ये मान लीजिए कि ये आपको अमीबा है, ये देखिए अमीबा है, इसका क्या होगा कि डायरेक्ट सेल डिवीजन हो जाता है, डायरेक्ट सेल डिवीजन हो जाएगा, ये टूट जाएगा, सेल डिवीजन हो जाता है। तो सेल डिवीजन हो जाता है। विखंडन, तो विखंडन, विखंडन भी बहुत सारे यूकैरियोटिक जीवों में होता है। यहां एक कोशिकीय जीवों की बात कह रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? तो एक कोशिकीय जीवों की बात कह रहे हैं बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा कि जब भी एक कोशिकीय जीवों की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है? तो उसका डायरेक्ट, ठीक है, कोशिका विभाजन हो जाएगा, सेल डिवीजन डायरेक्ट हो जाता है। सेल आपस में ऊपर से भी संकुचन हुआ, नीचे भी संकुचन हुआ, इसलिए टूट गया 2 भागों में, तो इसको कोशिका विभाजन कहा जाएगा। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो कोशिकीय विभाजन द्वारा यह प्रजनन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपको। यहां देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? देखिए बच्चे, ये टेस्टोस्टेरोन जो है ना, मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन होता है।
और ठीक है स्त्रियों में 3 हार्मोन सेक्रेट होता है। यहां देखिए ठीक है आपके स्त्रियों में 3 हार्मोन सेक्रेट होगा। कितना? 3 हार्मोन सेक्रेट होता है। कौन कौन बच्चे? तो पहला तो हो गया एस्ट्रोजन। क्या हो गया? एस्ट्रोजन। दूसरा क्या हो गया? एस्ट्रोजन। दूसरा हो गया प्रोजेस्टेरोन। क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन। और तीसरा होता है रिलैक्सिन। क्या होता है? रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन स्त्रियों में सेक्रेट होगा। और याद रखना है कि इसकी को हम लोग बोलते हैं फीमेल हार्मोन्स कहा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और भी आता है बार बार कि ऑक्सीटोसिन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है? तो ये होता है, आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीटोसिन एक तो मादा में यह क्या करता है? दुग्ध स्रावक यानी दुग्ध के उत्सर्जन को प्रेरित करता है, दुग्ध स्रावन करेगा और ठीक है मादा के शरीर को बढ़ाएगा भी। शरीर को तेज गति से बढ़ाता है। बार बार कहा जाता है कि शरीर को तेज गति से बढ़ाता है। तो बहुत बार कहा जाता है कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। किसको? लड़कियों को जनरली क्या किया जाता है? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, उसमें यौवन जल्दी से एग्जिस्ट कराने के लिए। तो 1 हो गया और 2 हो गया आपको कौन सा? फीमेल सेक्स हार्मोन हो गया। तो 1 और 2 आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन है? तो बी नंबर ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे क्या कह रहा है आपका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो बच्चे ध्यान रखिएगा, चादर बनाना ठीक है, बनाना ठीक है किससे? तो धातु से। बनाना किससे? धातु से। यह क्या कहलाता? तो ये धातु से। यह कहलाएगा आघात वर्धीयता कहलाएगा, या आघात वर्धनीयता कहलाता है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, मेलिएबिलिटी कहा जाएगा। सबसे अधिक मेलिएबल धातु कौन? तो ये हो गया सोना। उसके बाद ठीक है आपको चांदी इस ऑप्शन में चल रहे हैं। इसके बाद एल्युमिनियम। पोटेशियम जो है ये मुलायम धातु होता है, ये क्षार धातु है। पोटेशियम ये कौन सी धातु? क्षार धातु है। कौन सा धातु है? क्षार धातु। पोटेशियम क्षार धातु है बच्चे, ठीक है, क्षार धातु है। अल्कली मेटल्स होता है, ये मुलायम होता है। क्या होगा? मुलायम। और इसे हम क्या कर सकते हैं? मुलायम है और इसे हम काट सकते हैं। किससे? तो चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ये आपका ठीक क्या हो जाएगा? आंसर सी नंबर आंसर होगा। चलिए ध्यान में रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदूषण से होता है? तो अम्ल वर्षा किसके द्वारा होगा? तो अम्ल वर्षा, यहां देखिए अम्ल वर्षा जैसे ही वर्ड है बच्चे तो एसिड रेन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एसिड रेन। तो एसिड रेन का मुख्य कारक क्या होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों देखिए जब जल से मिलेगा तो ये क्या होगा? जल से मिलेगा तो ये बना लेगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और ये बना लेगा नाइट्रिक अम्ल HNO3। और जल का पीएच मान ध्यान दीजिएगा, जल का पीएच ये घट जाता है। जल का पीएच आपको क्या होगा? ये घट के 5.6 के आसपास हो जाता है। पीएच 5.6। तो क्या होगा? इसी जल को अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहेंगे। याद रखिएगा, यदि ठीक वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो ऐसे जल को हम लोग क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से यह होगा। मीथेन आपको पता है, इसको मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH4। 4 स्थानों से यह बहुत अधिक निकलता है। पहला क्या होगा? तो आपको जुगाली से दिखेगा। क्या आपको जो हमारा क्या होता है? केटल्स होता है। केटल्स मतलब क्या होगा? तो ये जो है पालतू जानवर जो होते हैं शाकाहारी जंतु जैसे गाय भैंस, ये सब क्या हुआ? केटल्स है। तो ये क्या करेगा? तो आपको ज्यादा से ज्यादा जुगाली करेगा तो ये मुंह से कौन सा गैस निकालेगा? मीथेन गैस। धान के खेत से निकलेगा और फिर देखिए धान के खेत से दलदली जमीन से निकलेगा और कोयले के खदान से यह गैस प्रचुर मात्रा में निकलता है। और आपको पता होना चाहिए कि CNG, PNG और LNG, CNG, PNG और क्या? LNG में यह अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका घटक होता है बायोगैस का, यह मुख्य घटक भी होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पास्कल के नियम पर काम करेगा। ये देखिए ध्यान में रखिएगा, क्या है द्रव चालित? तो लिफ्ट क्या होता है? तो
आपको पता होगा कि द्रव में दाब से संबंधित नियम, द्रव में दाब से संबंधित नियम किसने दिया था? संबंधित नियम दिया एक वैज्ञानिक थे, संबंधित नियम दिया किसने? तो पास्कल ने दिया था। किसने दिया था? पास्कल ने। ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए क्या हो रहा है बच्चे कि ये कह रहा है भाई, ये देखिए ये ले लीजिए, पतला सा ले लीजिए, यहां पतला से यहां पर लगा दीजिए। अब अगर ठीक है आपको यहां पर द्रव ले लिए, द्रव ले लिए, तो बंद बर्तन में द्रव लेकर उस पर दाब आरोपित किया जाए तो वह समान परिमाण में सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होते हैं। यहां देखिए एरिया ए है, यहां छोटका एरिया ए है, तो एरिया ए ग्रेटर देन छोटका एरिया ए, तो यहां पर मान लीजिए बल F1 है, यहां बल F2 है, तो दोनों पदार्थ की जगह दाब का मान क्या होगा? बराबर होगा। F2 है तो यहां पर जो बल होगा उसका मान अधिक होगा, F2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? आपको पास्कल का नियम कहते हैं। बच्चे एकदम याद रखना है, पास्कल का नियम कहेंगे। और पास्कल का नियम द्रव के दाब से संबंधित है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, ये सभी जो है पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। अब देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये प्लवन से संबंधित है, प्लवन का नियम है, प्लवन का सिद्धांत है, याद रखना है। प्लवन का सिद्धांत कहा जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत को। और न्यूटन ने बहुत सारे सिद्धांत दिए थे, जिसमें न्यूटन का सबसे प्रमुख सिद्धांत जो है न्यूटन का गति का नियम है। चलिए अब देखिए जूल का सिद्धांत क्या होता है। तो जूल ने बताया कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसमें उत्पन्न उष्मा का समानुपाती होता है। और यहां से आ गया W बराबर क्या? JH, जहां J को क्या बोलते हैं? आपको उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं बच्चे। J बराबर केमिकल, तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहा जाता है। तो ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने किसी वस्तु पर किए गए कार्य और उष्मा के बीच संबंध स्थापित किया था? तो ये किया था जूल महोदय ने। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? तो पास्कल का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? बच्चे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहेंगे? तो बच्चे इसमें उत्सादन या इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, या इंग्लिश में होता है सब्लिमेशन कहा जाता है। सब्लिमेशन कहा जाएगा बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा, सब्लिमेशन कहा जाता है। अब देखिए आसवन क्या होता है? यहां सबसे इंपॉर्टेंट आसवन ही है। आसवन क्या होगा? तो बीपी के आधार पर पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया को हम आसवन कहते हैं। यानी अलग अलग बीपी के आधार पर हम लोग जो अलग करते हैं पदार्थों को, ठीक है, एक पदार्थ से, एक मिश्रण से अलग अलग पदार्थों को अलग करेंगे बीपी के आधार पर, उसको आसवन कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए डिस्टिलेशन कहेंगे। और ये संघनन क्या होता है? तो गैस से ठोस में बदल लेना, गैस से ठोस में बदल लेना संघनन कहलाएगा। वाष्पीकरण क्या कहलाएगा? द्रव से गैस में परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा जरा, किसका किसका हम ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं? ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऊर्ध्वपातन किसका किसका आप कर सकते हैं बच्चे। तो ये देखिए अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl का कर सकते हैं। फिर देखिए ठीक है आपको आयोडीन का कर सकते हैं। फिर देखिए ड्राइस का कर सकते हैं। फिर देखिए ड्राइस का, फिर देखिए नेप्थलीन का कर सकते हैं, एंथ्रासीन का कर सकते हैं, ठीक है, और कपूर का कर सकते हैं। तो ये सब क्या होगा? नेप्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजीन, ये सब का आप क्या कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं। अब देखिए सॉलिड है, ठीक है, लिक्विड है, और क्या हुआ? गैस है। तो सॉलिड से सीधे गैस में ऊर्ध्वपातन मैंने बताया, ठीक है, गैस से सीधे लिक्विड में, गैस से लिक्विड में तो संघनन कहा मैंने, और लिक्विड से ठोस में तो इसको डिपोजिशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं लिक्विड से सॉलिड में अगर बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्रीजिंग, जमाना। अब देखिए ठीक है, और सॉलिड से लिक्विड में इसको बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग बोलेंगे। लिक्विड से गैस में तो इसको क्या बोलेंगे? तो वाष्पीकरण बोलते हैं। देखिए कितना बढ़िया चीज है बच्चे, याद रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसका किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। तो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, आयोडीन, शुष्क बर्फ, नेप्थलीन और एंथ्रासीन का ऊर्ध्वपातन आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइम क्या है बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि एंजाइम क्या होता है। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी एंजाइम की चर्चा करेंगे बच्चे तो एंजाइम क्या होगा? तो एंजाइम बायोकैटलिस्ट है। एकदम सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो एंजाइम क्या है? तो बायोकैटलिस्ट है, जैव उत्प्रेरक है, और यह जटिल जैविक पदार्थों को सरल अणुओं में क्या करता है? परिवर्तित करता है। बच्चे मुंह में रोटी लेते ही, ठीक है, रोटी पर लार में कौन सा एंजाइम? तो टाइलिन एंजाइम होता है, जो क्या करेगा? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को छोटे छोटे अणुओं में क्या करता था? तोड़ देता है, छोटे अणु में तोड़ देता है, छोटे अणु में तोड़ेगा, ठीक है, अणु में तोड़ता है। फिर हमारे पेट में गया, वहां
प्रोटीन जो है ना वहां पेप्सिन पेप्सिन जो है वो क्या करेगा, तो पॉलीपेप्टाइड में बदल देगा प्रोटीन को, तो बच्चे ठीक है छोटे अणु में परिवर्तित करता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको एंजाइम की बात करेगा तो ये वे जटिल जैविक पदार्थों को सरल अणुओं में परिवर्तित करने का कार्य करता है और इसे बायो कैटलिस्ट कहा जाता है, जैव उत्प्रेरक कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देख लेते हैं और क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, चलिए अभी और भी देख लेते हैं किताब में क्या है, कहां पर है क्वेश्चन आपका। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। 74 नंबर सवाल पर चलते हैं सीधे, 74 नंबर सवाल पर। ये देखिए पीछे था 74, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो बच्चे यूरेनियम 235। जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यूरेनियम के 2 समस्थानिक, यूरेनियम के कितने समस्थानिक? के 2 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होते हैं बच्चे? तो जब भी यूरेनियम की बात करेंगे तो यूरेनियम के 2 समस्थानिक होंगे, एक होगा यूरेनियम 235 और दूसरा होता है यूरेनियम 238, और ये प्रकृति में 97.5% की मात्रा में पाया जाता है और ये 2.5% की मात्रा में पाया जाता है, और यही जो है आपको नाभिकीय ऊर्जा ठीक उत्पादन में कार्य आता है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादित करेगा। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादित करता है कौन? तो आपको यूरेनियम 235। एक चीज और ध्यान में रखिएगा बच्चे कि यूरेनियम 235 नाभिकीय रिएक्टर में उपयोगी होता है, एक चीज हो गया। दूसरा चीज क्या हो गया कि नाभिकीय रिएक्टर में फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसके द्वारा? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊर्जा का क्या होगा? उत्पादन किया जाता है। यहां देखिए स्ट्रोंशियम 19 सबसे अधिक हानिकारक जो पदार्थ होता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ या रेडियो सक्रिय समस्थानिक, वो कौन होगा? तो स्ट्रोंशियम 90 होता है बच्चे। यहां देखिए यूरेनियम की खोज किसने की थी? सबसे पहले यूरेनियम की खोज की थी कैलप्रोथ ने। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक अगर देश की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन कजाकिस्तान करता है, और भारत जो है जो उत्पादन में 9वें स्थान पर है बच्चे। कौन सा स्थान पर? तो 9th पोजीशन पर भारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहां देख लीजिए सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? तो जी का मान कितना होगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻, ठीक है 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। देखिए जी बराबर क्या होता है? जी बराबर होगा FR स्क्वायर बटे क्या होगा? M1 इंटू M2, और याद रखिएगा इसका बल का न्यूटन और R का मीटर स्क्वायर बटे क्या हो गया? केजी स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। और जी का मान सबसे पहले किसने निकाला था? तो हेनरी कैवेंडिश ने। किसने निकाला था? हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसका मान मेजर्ड आउट किया था। और याद रखिएगा कि जी खोजा किसने था? तो जी खोजा था ठीक है न्यूटन ने। ये देखिए थोड़ा सा ठीक है गलती मत कीजिएगा कभी भी, जी खोजा था किसने? न्यूटन ने। ठीक है आपको पता है सेब वाली घटना से, ठीक है ये जी को खोजा था, लेकिन जी का मान निकाला किसने? तो हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने इसका मान निकाला था, जिसका मान कितना होता है? 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। और कभी भी दो वस्तु है उसमें द्रव्यमान है तो उसके बीच जो लगने वाला बल होगा, याद रखिएगा, उसे ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं बच्चे। क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। चलिए ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े 2 वोल्ट के 3 सेल का उपयोग एक परिपथ में बैटरी के रूप में किया जाता है। तो बैटरी के टर्मिनलों के बीच विभवांतर क्या है? ये देखिए सेल है, जोड़ दीजिए, सीरीज क्रम में जोड़ रहे हैं बच्चे, सीरीज क्रम में जोड़ रहे हैं। ये देखिए जोड़ दिया हमने। तो आपको पता है सीरीज क्रम में पोटेंशियल डिफरेंट होगा, पोटेंशियल अलग अलग होता है। और यहां देखिए V1 हो गया तो ये अलग अलग होगा बच्चे, तो V1 V2 और क्या हो गया V3। तो जब भी श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ते हैं तो विभवांतर V टोटल बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। यहां देखिए तो विभवांतर अलग अलग हो जाता है बच्चे, ठीक है। तो विभवांतर का योगफल निकाल लीजिए, तो 2 प्लस 2 अब प्लस क्या, सबका 2-2 वोल्ट है, तो 2 कितना हो गया? 6 वोल्ट हो जाएगा। तो समानांतर क्रम में क्या होता है? समानांतर क्रम में विभव समान होता है, जबकि श्रेणी क्रम में विभव ठीक है भिन्न भिन्न होता है। समानांतर क्रम में धारा भिन्न भिन्न होता है, लेकिन ठीक है श्रेणी क्रम में धारा समान होगा बच्चे। तो यहां जो धारा फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक करंट, उसका मान हर जगह समान होगा, लेकिन आपको ठीक है जब भी
समानांतर क्रम की बात करेंगे तो सब में धारा भिन्न भिन्न लेकिन विभवांतर समान होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपको 6 वोल्ट हो जाएगा। तो ये आज का सेशन है बच्चे, खूब अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, आगे लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा और आशा करते हैं कि आप खूब अच्छे तरीके से मेहनत करके एग्जाम दीजिए। आपकी सफलता की कामना पूरा प्लेटफॉर्म परिवार और रुक्मिणी पब्लिकेशन करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।